हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, और तीसरा जो पढ़ेंगे वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये पूरा इनऑर्गेनिक का बहुत फंडामेंटल है, ये हर चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पकड़ बनाना है तो उसमें आपको ये तीन चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो क्या है इफेक्टिव, एंड सेकेंड क्या है न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो जो न्यूक्लियस में, जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर में चार्ज क्या है, न्यूक्लियस में जो है आपका एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को तो चार्ज कुछ होता नहीं है, तो जितना भी प्रोटॉन होगा वो कहलाएगा टोटल न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अगर एक सोडियम हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो सोडियम में न्यूक्लियर चार्ज कितना है 11+। क्यों? क्योंकि 11 प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस में जितना भी प्रोटॉन होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियर चार्ज। तो उसमें आया क्या इफेक्टिव, इफेक्टिव वर्ड आया। आखिर इफेक्टिव वर्ड है क्या, इफेक्टिव क्यों आया? ठीक है, तो इसका मतलब समझो कि जो 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है वो सभी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। कुछ पावर इसमें लगाएगा, कुछ पावर इसमें लगाएगा, कुछ पावर इसमें लगाएगा, कुछ पावर इसमें लगाएगा, कुछ पावर इसमें लगाएगा। मतलब जो 11 प्रोटॉन्स है वो अपना पावर सभी अलग अलग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए, जैसे मान लो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसको अट्रैक्ट करने में कितना प्रोटॉन का पावर लग रहा है। तो जितना प्रोटॉन का पावर अट्रैक्ट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगा वो कहलाएगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में यहाँ 11 प्रोटॉन में से 2.2 प्रोटॉन का पावर यूज हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना कहलाएगा 2। अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो मान लेते हैं 6.8 आया, इसका मतलब क्या हुआ इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है 6.8। सपोज मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में 9 आया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कितना प्रोटॉन पावर लगा रहा है 9 प्रोटॉन पावर लगा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 9। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस का जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पावर लगेगा वो कहलाएगा उस इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मन में आता होगा कि आखिर ये पॉइंट में क्यों है, पॉइंट में क्यों? पॉइंट इसका मतलब कि उतना प्रोटॉन के पावर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, उतना प्रोटॉन के पावर के इक्वल आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पावर लगेगा वो उस इलेक्ट्रॉन का कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे में देखो कि अगर एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में कितना पुलिस है, मान लेते हैं कि 100 पुलिस है। पुलिस स्टेशन में मतलब इसको पुलिस स्टेशन मान लो, 100 पुलिस है, और मेरे लिए सिक्योरिटी के लिए 2 पुलिस भेजा गया। मेरे लिए कितना पुलिस अवेलेबल है 2। तो मेरे लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ पुलिस कितना कहला है 2। किसी दूसरे के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ पुलिस 5 भी हो सकते हैं, किसी तीसरे के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ पुलिस 3 भी हो सकते हैं। तो अपने लिए जितना नंबर ऑफ पुलिस अवेलेबल था वो कहलाया इफेक्टिव पुलिस। उसी तरह से किसी एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करने में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन का पावर लगेगा उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव से, जेड इफेक्टिव से। तो देखो यहाँ पे समझना ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर रहे हैं जेड इफेक्टिव, और जो टोटल न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो कितना है एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर। तो इसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो ये होता है जेड इफेक्टिव का फार्मूला, जेड माइनस सिग्मा। बहुत जगह पे क्या होगा जेड माइनस एस लिखा हुआ रहेगा। तो एस क्या है, जो माइनस क्या कर रहे हैं हम, माइनस क्या कर रहे हैं, तो जो माइनस कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको आगे डिस्कस करेंगे।
तो इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज खत्म हो गया। दूसरा चीज समझते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, अब ध्यान से समझिए कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहेगा, ये अट्रैक्ट होना चाहेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहेगा तो ये सेम चार्ज वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये सेम चार्ज वाला क्या करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। मतलब अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो जब रिपेल करेगा उससे क्या होगा, ये अट्रैक्शन कम हो जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड अट्रैक्शन, रिड्यूस्ड अट्रैक्शन। ठीक है। अब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो एक भीड़ में किसी को हम पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक, लेकिन जस्ट मेरे सामने वाले जो दो लोग हैं वो उसको पीछे पुश कर रहा है। तो जब हम खींचेंगे और कोई उसको पुश करेगा, ठीक है, तो हम ज़्यादा पावर से खींच रहे हैं तो वो तो आएगा मेरे तरफ, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड हो गया अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन होना चाहिए उससे कम हो गया। किसके वजह से कम हो गया, जो सामने वाला उसको पुश कर रहा है उसके वजह से। तो जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करके उसको पीछे कर रहा है, जिसके कारण से जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया, जितना होना था उतना नहीं हुआ। तो जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करता है जिसके वजह से ये अट्रैक्शन में कमी हो जाती है, जो कम हो जाता है अट्रैक्शन में, जो डिक्रीज हो जाता है, उसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या बोलेंगे, inner electrons repel outer electrons due to which attraction of outer electron towards nucleus decreases। जो outer electron का attraction है nucleus की तरफ decrease हो जाता है, that is called shielding effect या screening effect। तो एक तरह से समझ सकते हो ना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन शॉर्ट में आप बोल सकते हो कितना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिपल्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट है, और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। अब आता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो किसी भी चीज को ना ज्यादा और कम की बात होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू होता है। जैसे पैसा या तो कुछ भी चीज़ होता है, 100 रुपया 200 रुपये, मतलब ये ज़्यादा अमीर कम अमीर, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वैल्यू दिया जाता है। तो उसी तरह से किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रिपेल कर रहा है, उसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू तैयार किया गया है, उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये वाला स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से जो समझना है एक चीज़ और, इन शॉर्ट अगर समरी हम करें तो पहला क्या है, जेड इफेक्टिव, सेकंड क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड थर्ड क्या है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के थ्रू आउटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, जेड इफेक्टिव। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है जिसके कारण से अट्रैक्शन कम हो जाता है, उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और उस शील्डिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो कांस्टेंट वैल्यू तैयार किया गया है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो कि अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए बताएंगे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि आखिर एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एग्जाम की बात करें अगर हम तो थोड़ा सा इसमें से देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये है सोडियम, मतलब एक न्यूट्रल एटम है और एक कैटायन के फॉर्म में। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर है, जब कैटायन हो गया तो बाहर वाला चला गया तो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बचा। तो इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दूर वाला का अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है, दूर वाला का अट्रैक्शन कम होगा। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमें फिर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा, तो इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा
इसका मतलब क्या हो गया, जेड इफेक्टिव कैटायन का हमेशा ज़्यादा होगा देन न्यूट्रल एटम। जैसे मान लो एक, इसको एग्जांपल से समझो, मान लो एक भीड़ में कुछ फंक्शन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इरिटेट हो रहे हैं, हमें जाने का मन कर रहा है, लेकिन जैसे ही कंफर्ट जोन में आते, मतलब अनकंफर्टेबल हो, लेकिन जैसे ही लोग वहाँ से हटेंगे तो फंक्शन के आप नज़दीक जाओगे, क्राउडिंग आगे वाला हटेगा, मतलब आसपास वाले हटेंगे तो आप आगे जाओगे, कंफर्ट हो जाओगे। जब कंफर्ट हो जाओगे तो क्या होगा, आपका फंक्शन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। भीड़ में क्या था, फंक्शन तरफ अट्रैक्शन कम था, लेकिन जैसे ही भीड़ कम हुआ अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपको दिखेगा, प्रॉपर फंक्शन दिख रहा होगा, कोई भी फंक्शन हो रहा हो तो प्रॉपर दिखेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव का जो कैटायन का होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा देन न्यूट्रल एटम, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर एनाइन की बात करें तो वो एनाइन में थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए। और न्यूट्रल में क्या होगा, ज़्यादा, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि न्यूट्रल का जेड इफेक्टिव जो होगा वो ज़्यादा होगा देन एनाइन से। तो हम यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि कैटायन का, फिर न्यूट्रल का, फिर एनाइन का, ये होता है जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। ये चीज ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे, फॉर सेम एटम, या तो सेम एटम होना चाहिए जब आप कंपेयर कर रहे हो, या तो फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं Na प्लस Na, इसका ज़्यादा होगा, कैटायन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब Na प्लस वाला इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें Fe3 प्लस, Fe2 प्लस और Fe का, तो किसका ज़्यादा होगा, Fe3 प्लस का होगा, फिर 2 प्लस का होगा, फिर न्यूट्रल का होगा। जितना ज़्यादा प्लस होगा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा, देखो माइंड में याद कर लो, बार बार बोलो कि प्लस का ज़्यादा, न्यूट्रल का, फिर एनाइन का, बस खत्म। जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कंपिटिटिव क्वेश्चंस बहुत आसानी से कंफर्टेबल के साथ फास्ट बनाना है तो आपको एक लाइन याद रखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं थिन लाइन, ठीक है। जेड इफेक्टिव मतलब माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा, प्लस का ज़्यादा होता है, फिर न्यूट्रल का होता है, फिर एनाइन का होता है। फास्ट 5 सेकंड में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ Cl प्लस, Cl3 प्लस, Cl माइनस, देखो सेम आइटम है तो किसका ज़्यादा होगा, प्लस का, फिर प्लस का, फिर न्यूट्रल का, फिर माइनस का। अगर मैं बात करूँ N प्लस, N न्यूट्रल, N माइनस, N3 माइनस, देखो सारा सेम आइटम है तो सबसे ज़्यादा प्लस का, फिर न्यूट्रल का, फिर 1 नेगेटिव का, नेगेटिव होने से कम होता है तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना कम होगा। अगर मैं बात करूँ Na प्लस का, ठीक है, Ne का, फिर F का, F माइनस का, फिर O2 माइनस का और N3 माइनस का। देखो सभी में हम क्या बोले थे शुरू, ये जो ऑर्डर फॉलो कब करेगा, जब या तो सेम एटम होगा या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 10, इसमें भी 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 कितना है 10, तो इसमें वही फॉलो होगा रूल, कैटायन का सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल का, फिर नेगेटिव में सबसे कम नेगेटिव वाला, जितना नेगेटिव बढ़ते जाएगा जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ S2 प्लस और S2 माइनस, तो प्लस का ज़्यादा होगा न्यूट्रल का। तो इस तरह से जेड इफेक्टिव समझ पाए कि जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव ज़्यादा किसका होगा, प्लस का, फिर न्यूट्रल का, फिर माइनस का। प्रूव करके दिखाएंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी तो डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आता है शील्डिंग इफेक्ट, ज़्यादा कम होगा किसका, ज़्यादा किसका होगा, कम किसका होगा। तो आपको शील्डिंग इफेक्ट समझना है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब होता है रिपल्सन। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो है रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि एक s ऑर्बिटल है ऐसा और एक p है ऐसा, फिर उसके बाद d है ऐसा, फिर f तो और बड़ा सा होता है, मतलब बहुत बड़ा सा होता है।
और सभी में दो ही इलेक्ट्रॉन, सभी में दो ही इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें मतलब इतना ही सा स्पेस में दो इलेक्ट्रॉन, ये इतना बड़ा स्पेस में दो इलेक्ट्रॉन, तो देखा जाए तो डेंसिटी जो है इधर से इधर जाने पे कम हो रहा है। डेंसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब इसको ऐसे समझो कि तुमको ये है आपका न्यूक्लियस, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, अब बीच में आता है यहाँ पे इतना समय दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मान लो एक बड़ा सा आता है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है एस में, यहाँ से है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना है और बीच में आ गया एस ऑर्बिटल। दूसरा है प्लस, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है और यहाँ मान लो एस वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर प्लस है, यहाँ पे पी वाला इलेक्ट्रॉन आ गया और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे में इस तरह है, ये प्लस वाला ये इलेक्ट्रॉन है, जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है वो बीच में आ रहा है, पी भी आ सकता है, फिर प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डी आ गया। थोड़ा सा इसको समझना है क्योंकि बहुत काम का चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पे एफ आ गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये ज़्यादा छोटा ही में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको रिपेल ज़्यादा करेगा, रिपल्सन ज़्यादा करेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये इधर घूमेगा तो इधर से अट्रैक्शन हो जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर से अट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ये कम अट्रैक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, इधर घूमेगा तो इधर से अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर घूमेगा तो इधर से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इससे भी कम रिपल्सन करेगा। और एफ जो है वो बहुत कम रिपल्सन करेगा। ठीक है, तो रिपल्सन पावर किसका ज़्यादा होगा? एस का, फिर किसका? पी का, फिर किसका? डी का, फिर किसका? एफ का। आप ऐसे समझो ना कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, आप यहाँ हो, आप यहाँ हो और यहाँ से जाना है, यहाँ पे गेटमैन है, इतना छोटा सा गेट रहेगा और यहाँ पे गेटमैन है, एक इतना बड़ा सा गेट रहेगा, ये गेटमैन है, इतना बड़ा सा गेटमैन होगा, ये गेट होगा। तो आपको जाना किससे आसान होगा? इसमें आसान होगा। आपको रोकने का पावर कौन रोक पाएगा अच्छा से? ये, क्योंकि यहाँ छोटा सा स्पेस में एक इंसान रोकने वाला, इतना बड़ा स्पेस में एक इंसान तो वो कम रोक पाएगा, और बड़ा अगर स्पेस कर देंगे एक ही इंसान तो रोकने का पावर क्या होगा? और कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसी तरह से देखो, इतना ही छोटा में दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको अच्छे से रोक लेगा, इतना स्पेस में दो इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर से रोकेगा तो इधर से जाएगा, इधर से रोकेगा तो इधर से जाएगा। डी में क्या और बड़ा हो गया, तो इधर से रोकेगा तो इधर से जाएगा, इधर से रोकेगा तो इधर से जाएगा, मतलब स्पेस ज़्यादा अवेलेबल करवाता है डी और एफ। जिसके कारण से हम बोलते हैं जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो किसका ज़्यादा होता है? एस का, देन पी का, देन डी का, देन एफ का। तो इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट भी समझ पाए। और शील्डिंग इफेक्ट से जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ये जब ये भी चीज़ यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा, फॉर सेम एन वैल्यू। एन वैल्यू कहने का मतलब क्या है? अगर 3s की बात कर रहे हैं तो 3p की बात करना चाहिए, 3d की बात करना चाहिए। अगर 4s की बात कर रहे हैं तो 4p की बात करेंगे, यहाँ पे 4d की बात करेंगे, यहाँ पे 4f की बात करेंगे। अगर 6s की बात कर रहे हैं तो 6p की बात करेंगे, अगर 6d की बात करेंगे और 6f की बात करेंगे। तो इस तरह से आप समझ पाए क्या? शील्डिंग इफेक्ट एक रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें s इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन पावर ज़्यादा होता है, देन p, देन d, देन f। अब एनसीईआरटी का हर पेज में देखोगे, लगभग हर मैक्सिमम पेज में आ जाता है कि शील्डिंग इफेक्ट डी एंड एफ हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्यों पुअर शील्डिंग इफेक्ट है भाई? क्योंकि ज़्यादा स्पेस में दो इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण से वो रिपल्सन पावर क्या है? कम है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट, स्लेटर रूल को समझते हैं। स्लेटर रूल, इसमें हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक रूल तैयार किया गया, किसके थ्रू? स्लेटर के थ्रू, इसलिए इसको बोलते हैं स्लेटर रूल। तो सबसे पहले स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग बोला गया, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को इस फॉर्म में लिखना होगा आपको। जैसे मान लो ऐसे लिखते हो, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में सोडियम एग्जांपल ले लेते हैं, अब तो सोडियम नहीं एल्यूमिनियम ले लेते हैं एग्जांपल। तो एल्यूमिनियम में कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या करते हैं? 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p1। लेकिन इन्होंने क्या बोले कि इसको इस कन्फिग्रेशन को इस फॉर्म में ना लिख के इस फॉर्म में लिखना है 1s2, जो 2s2p है उसको साथ में, 2s2p को साथ में, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 3s 3p को साथ में, कितना इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीका से कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इन्होंने क्या बोले कि जो s का वैल्यू जो निकालेंगे, ठीक है, अब क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का हम निकाल रहे हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट का एक वैल्यू है, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में से किसी एक को निकाल रहे हैं, तो बचा कितना 2, वही दोनों रिपेल करेगा, क्योंकि 3 में से एक का निकाल रहे थे, उस एक जो जिसका निकाल रहे हैं उसको रिपेल करने वाला क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा मतलब जो लास्ट में जिसका निकालेंगे, जिस सेल में निकालेंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उसको निकाल रहे हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो बचेगा 2, उसको रिपल्सन करने का पावर कितना होगा 0.35 के बराबर, प्लस उससे पहले वाला, जिसमें तीसरा के काम कर लिए, उससे पहले वाला सेल जो होगा, जैसे कि इधर देखो, ये देखो, जो इसी सेल में होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा और उसके पास रिपल्सन करने के पावर 0.35 होगा, लेकिन इसके अंदर वाला ज़्यादा अच्छे से रिपेल करेगा, तो इसके पास पावर होगा 0.8 का, 85 का, और इससे जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इसमें है, तो ये ज़्यादा अच्छा से रिपेल करेगा और इसके पास पावर पूरा फुल्ली रिपल्सन करने का होगा। ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या है, सिलेक्टर रूल ने क्या बताया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन NS और NP मतलब SP वाला का निकाल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन हम SP वाला का निकाल रहे हैं, तो जो जिस सेल से निकाल रहे हैं उसी सेल का जो रिपल्सन पावर कितना होगा 0.35, प्लस उससे पहले वाला जो होगा उसका कितना होगा 0.85, प्लस उससे पहले वाला जो होगा उससे कितना होगा 1 का होगा। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू 0.35 प्लस कितना हो जाएगा 6.80 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.70 प्लस 6.80 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, तो S तो 9.5 आ गया। ठीक है, S कितना आ गया 9.5, तो Z इफेक्टिव कैसे होगा, तो हम क्या बोले थे Z माइनस S, तो Z कितना है एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13, माइनस S कितना माइनस कर देंगे 9.50, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 3.50। ठीक है, 3.50, 6 8 हो गया। ठीक है, 3.50, इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्युमिनियम का जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए एल्युमिनियम का कितना प्रोटॉन का पावर लग रहा है, तो एल्युमिनियम का 3.5 प्रोटॉन का पावर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में लग रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं, अगर ले लेते हैं Na और दूसरा लेते हैं Na प्लस, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसा 1s2 2s2 2p6 3s1, इसको ऐसे करेंगे 1s2 2s2 2p, सॉरी इसको साथ में रखना पड़ेगा 8 3s1, इसमें क्या होगा 1s2 2s2p 8। देखो इसमें जो S निकाल देंगे सिलेक्टर रूल के अकॉर्डिंग, क्या है इसमें से जिसका निकाल रहे हैं उसके अलावा कुछ तो बचा नहीं, तो 1 माइनस 1 इंटू कितना 0.35 प्लस उससे पहले वाला 8 इंटू उससे पहले वाला कितना है 8 इंटू 0.85 प्लस उससे पहले वाला कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू 1, मतलब जिससे निकाल रहे हैं उसमें रिपल्सन पावर कितना है 0.35, उससे पहले वाला में कितना 0.85, उससे पहले वाला में कितना 1, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 0 प्लस 6.80 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 8.80, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 माइनस एस कितना है 8.80, तो कितना आ गया वैल्यू
2.20, मतलब सोडियम का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का 2.20 प्रोटॉन से थ्रू अट्रैक्टेड है, मतलब 2.20 प्रोटॉन का पावर उसमें लग रहा है। अब अगर मैं बात करूं सोडियम प्लस Na प्लस का कन्फिग्रेशन करेंगे तो S जब निकालेंगे मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो देखो 8 में से एक इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 8 - 1 इंटू कितना 0.35 प्लस इससे पहले कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू 0.85 प्लस उससे पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब 0 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, प्लस कितना सॉल्व करेंगे 5 7 और 4 11 1 4.15। तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे कितना होगा, Na प्लस का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, प्लस से इलेक्ट्रॉन निकलता है प्रोटॉन नहीं निकलता, इसलिए एटॉमिक नंबर कितना होगा, फार्मूला तो माइनस एस होता है, तो यहाँ पे कितना होगा 11 - 4.15। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 85 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 6.85। मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे यहीं पे देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉन, अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना प्रोटॉन के थ्रू अट्रैक्टेड है 2.20, लेकिन Na प्लस का कितना प्रोटॉन के थ्रू अट्रैक्टेड है 6.85। इसलिए बोले थे ना कैटायन का जेड इफेक्टिव हमेशा ज़्यादा होगा देन न्यूट्रल, ठीक है। तो पॉजिटिव का होगा देन न्यूट्रल का फिर देन एनायन का, इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज़ और सेलेटर्स रूल में बताए थे, जैसे मान लो Zn है और Zn है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d10 4s2 जिन का कन्फिग्रेशन है, लेकिन अब इसको हम उस फॉर्म में कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s 2p8 3s 3p8 3d, देखो d को अलग रखते हैं 4s को अलग रखेंगे, 4p तो है नहीं, तो ऐसा। तो अब यहाँ पे देखो सेलेक्टर्स रूल ने क्या बताया, तो यहाँ पे हम मान लो कि अभी s के लिए निकाल रहे हैं, ये s के लिए निकाल रहे हैं 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो s इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसके लिए निकाल रहे हैं तो 2 में से 1 का निकाल रहे तो 2 - 1 इंटू 0.35 प्लस उससे पहले वाला में तीसरा में ये भी 3 3 3 कितना इलेक्ट्रॉन है 18 इंटू कितना 0.85 प्लस उससे पहले कितना है जो भी बच गया 8 × 2 10 इंटू 1। तो सेलेटर्स रूल ये बोले कि अगर हम s और p इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, s या तो p का, तो क्या करते हैं जहां से पहले निकाल रहे हैं अगर उसी का इलेक्ट्रॉन हो तो कितना से रिपल्सन करेंगे, पावर होगा 0.35, उससे पहले वाला कितना होगा 0.85, उससे पहले वाला कितना होगा 1, मतलब फोर्थ का निकाल रहे हैं तो फोर्थ में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा आपका 0.35, उससे पहले वाला जो होगा वो कितना के रिपल्सन पावर होगा 0.85, उससे पहले वाला जो भी बच जाएगा उसको कितना से करेंगे 1 से, S निकाल लेंगे तो जेड इफेक्टिव भी निकल जाएगा। लेकिन दूसरे में क्या है कि अगर 4 हम D इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, D या F इलेक्ट्रॉन के लिए, 4 D और F के लिए निकाल रहे हैं तो 0.85 वाला जो है ओमिटेड, मतलब 0.85 से जो मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस था वो रूल खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो हम इसके लिए निकाल रहे हैं 1s2 2s 2p8 3d10 सॉरी 3s2 3p6 और यहाँ पे ऐसे करना है और 3d10 करना है, ऐसे करना है। तो
तो हम अगर मान लो इसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, डी के लिए अलग केस क्या है, एस के लिए, तो जी डी का निकाल रहे हैं, तो डी में से कितना है 10 है, 10 में से 1 का निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस, इसमें रिपल्सन पावर कितना होगा 0.35 का, 0.35 का। बाकी बात जितना पहले होगा, जितना भी पहले होगा, मतलब 18 इंटू 1 करेंगे, सॉरी प्लस यहाँ करेंगे, प्लस सॉल्व करेंगे कितना होगा 9 इंटू 0.35 प्लस 18 इंटू 1, मतलब 0.85 वाला जो मल्टीप्लाई करते थे, अगर डी और एफ के लिए निकाल रहे हो तो उस समय आपको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यही है स्लेटर रूल। तो अगर इस पूरा लेक्चर का अगर समरी किया जाए तो एक ही कंक्लूजन निकलता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियस का कितना प्रोटॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है, उसी प्रोटोन का नंबर को हम पावर को बोलते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन शॉर्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ज़्यादा जेड इफेक्टिव ज़्यादा अट्रैक्शन, कम जेड इफेक्टिव कम अट्रैक्शन, ठीक है। कैटायन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है देन न्यूट्रल देन एनायन। उसके बाद शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, एस इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, देन पी का होगा, देन एफ डी का होगा, सबसे कम जो शिल्डिंग इफेक्ट होगा वो किसका होगा, एफ का होगा। तीसरा जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले एक जो कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए स्लेटर ने एक रूल दिए थे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लेटर रूल। उनके अकॉर्डिंग्स क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन NS और NP से, मतलब S या P से अगर निकालना चाह रहे, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए उसी सेल का जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे पहले वाला जो होगा उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.85, उससे जो पहले वाला जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1, मतलब उसका रिपल्सन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हैं। इस तरह से आज का लेक्चर्स में हम समझ पाए कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते कैसे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि आखिर एटॉमिक रेडियस किस अकॉर्डेंस वेरी करता है पूरा पीरियोडिक टेबल में। और डेली आज आप लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, कैमरा से लेकर के बहुत सारे इशू हो रहे थे, जिसके कारण से वीडियो ब्रेक होकर के आ रहे थे, एक दिन आ रहे थे एक दिन नहीं आ रहे थे, लेकिन आज के बाद से डेली सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिला करेंगे यूट्यूब के इसी चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, ओके बाय।